हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? चलिए देखिए, आज हम लोग 10th का जो फिजिक्स है इसका क्लास फिर से लेके आ गए हैं। और आज हम लोग देखिए चैप्टर नंबर 2 देखेंगे भाई, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। पिछले लेक्चर में हमने प्रकाश का परावर्तन देखा था। ठीक है, अब क्या देखेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। इसका पूरा अध्ययन करेंगे, पूरे चैप्टर का 1 शॉट चलेगा। ठीक है, एक ही क्लास में पूरा क्लियर होगा, तो बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा क्लास करिएगा। ठीक है, अच्छे से बहुत एनिमेशन के द्वारा हम लोग समझ के पढ़ेंगे। और जो भी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर ले और शेयर कर दे अपने फ्रेंड के पास भाई, जिससे कि वो भी क्लास कर सके, देख सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए पहला हम पॉइंट क्या देखेंगे भाई? देखिए सबसे पहले देखिए हमको देखना है प्रकाश का अपवर्तन। हम देख रहे हैं तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन होता कैसे है। देखिए जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से, देखिए यहाँ एक माध्यम है, दूसरा माध्यम है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो क्या हो रही है? अपने रास्ते से भटक जा रही है। इसको जाना चाहिए देखिए इधर सीधे, लेकिन ये रास्ते से अपने भटक जा रही है। अपने रास्ते से देखिए क्या हो रही है, देखिए हम देखेंगे। देखिए एक माध्यम से देखिए जब दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश किरणों के एक माध्यम से देखिए, यहां से देखिए जब दूसरे माध्यम में जाएगा देखिए झुक जाएगा, अभिलंब की ओर झुक कर जा रहा है, नीचे की तरफ झुक जा रहा है, अपने रास्ते से परिवर्तित हो जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे? देखिए प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं ना। जो उनके पथ, उनका जो रास्ता होता है, इसके परिवर्तित होने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यम में अलग अलग होना। मतलब अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। क्या होती है भैया? अलग अलग होती है। ठीक है, इसी के अनुसार देखिए हम ये भी देख लेते हैं भाई। देखिए प्रकाश किरण यहाँ से देखिए आ रही है, आपतित किरण है। फिर देखिए यहाँ देखिए जाना चाहिए इसको किस दिशा में? देखिए अगर हम देखना चाहें तो इस प्रकाश किरण को देखिए इस दिशा में जाना चाहिए ना। इस दिशा में जाना चाहिए, देखिए इस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक कर जाने लगती है। तो ये क्या होता है? यह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ये जो कोण होता है इसको हम आई कहते हैं। ठीक है, इस कोण को हम क्या बोलते हैं? देखिए भाई आई बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? देखिए आई, और इसको आर बोलते हैं, आपतन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक है, तो ये देखिए हो गया हमारा प्रकाश का अपवर्तन। आगे हम क्या देखेंगे? देखिए अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या क्या हैं? किसी नियम के आधार पे अपवर्तित होगा, ऐसे तो है नहीं कि सीधे बस अपवर्तित हो जाए। कोई कारण होता होगा, किसी नियम से होता होगा, किस क्रम से होता होगा, ऐसे है। तो देखिए पहला जो नियम है, देखिए फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम। देखिए अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जो आपतित किरण होगा, देखिए पिछले हम देखिए पेज पे देखिए क्या है। देखिए ये किरण जो आ रही है ये आपतित है, और जो बाहर ये जा रही है ये क्या? अपवर्तित है। और बीच में जो ये लंबवत रेखा है ये क्या होगा? अभिलंब। तो इसमें क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं भैया? तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा देखिए नियम क्या है? देखिए दूसरा देखिए ये नियम है कि द्वितीय नियम देखिए क्या है? देखिए दूसरा नियम देखिए क्या है? अपवर्तन कोण के द्वितीय नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई की ज्या, ज्या मतलब साइन ना, आपतन कोण आई की ज्या तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या, दोनों के साइन का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। अर्थात देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखिए साइन आई के बटे साइन आर बराबर क्या होता है? देखिए नियतांक। मतलब दूसरे नियम के अनुसार ये होता है, साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है। और इसे देखिए हम क्या कहते हैं? इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरे नियम को हम क्या नाम दे देते हैं भैया? स्नेल का नियम बोल देते हैं। ठीक है, दूसरा नियम जो है स्नेल का नियम है।
इसमें देखिए जो नियतांक आता है इसको देखिए हम माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को यन से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये तो देखिए हमारा हो गया प्रथम नियम और द्वितीय नियम। आगे देखिए प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ बिंदु, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित, ठीक है, अपवर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है, परिभाषाएं निम्नलिखित है। कुछ परिभाषा है, क्या क्या परिभाषा है देखिए हम देख लेते हैं। पहला देखिए जो परिभाषा है, देखिए आपतित किरण। देखिए आपतित किरण क्या होता है? प्रथम माध्यम से चलने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। जो प्रकाश किरण पहले माध्यम से चलती है, आती है मतलब आ रही होती है, वह क्या कहलाता है? उसे हम बोलते हैं आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? आपतित किरण। अब देखिए दूसरा क्या है? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या होता है? देखिए द्वितीय माध्यम से चलने वाली किरणें क्या होती हैं? अपवर्तित किरण कहलाती है। जो प्रकाश किरणें द्वितीय माध्यम से चलती है, दूसरे माध्यम से चलती है, उनको हम क्या कहते हैं? मतलब पहले माध्यम में आएंगी तो वो आपतित किरण है। दूसरे माध्यम से जो अपना रास्ता बदल देती है वो क्या होती है? वो होती है अपवर्तित किरण होती है। ठीक है, अपवर्तित किरण। नेक्स्ट देखिए क्या है? आपतन बिंदु। आपतित किरण पृथककारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरता है, मतलब आपतित किरण जो आता है पहले माध्यम में, वो दोनों माध्यम के जिस बिंदु पर मिलता है उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है? अभिलंब। देखिए आपतन बिंदु पर पृथककारी पृष्ठ के लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। लंबवत रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपतन कोण क्या है? आपतित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। आपतित किरण व अभिलंब के बीच, आने वाली किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को देखिए हम आई से व्यक्त करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल आई से। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है? अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से व्यक्त करते हैं। आपतन कोण को आई से, अपवर्तन कोण को आर से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है? सघन माध्यम। यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है, जब देखिए अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है, तब दूसरे माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। तब दूसरा माध्यम सघन माध्यम होता है। और देखिए विरल माध्यम क्या होता है? यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हटता है, तब देखिए पहले माध्यम, तब तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल कहते हैं। सिंपल सा देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए नोट में क्या लिख सकते हैं भाई? देखिए हम नोट में लिख लेते हैं। ठीक है, नोट में देखिए हम क्या लिखेंगे? देखिए देखिए दो माध्यम से, ठीक है, या तो एक मिनट यही वाला ले लेते। ठीक है, देखिए हम लिखेंगे जिस माध्यम में, जिसमें प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कम होती है, कम होती है, विरल तथा जिसमें अधिक होती है, जिसमें अधिक होती है सघन कहलाता है। जिसमें अधिक होती है, होती है सघन होता है। ठीक है, तो अब देखिए अब हमको नहीं लगता है कि विरल सघन में दिक्कत होगी। दो माध्यम रहेंगे, उन दोनों माध्यमों में से जिसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी उस माध्यम को हम क्या कहेंगे?
विरल माध्यम कहेंगे। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी उसको सघन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको देखिए हम ना सघन कहेंगे। और जिसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी, उसे हम क्या कहेंगे, देखिए उसको ना विरल कहेंगे। क्या कहेंगे, विरल। ठीक है। जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन कहते हैं, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल कहते हैं। ये हमारा देखिए हो गया सघन और विरल माध्यम। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण। प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में कुछ व्यवहारिक उदाहरण है भाई, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए क्या उदाहरण है। पहला देखिए, अपवर्तन के कारण ही गिलास अथवा बीकर में पानी में डूबी हुई छड़ या पेंसिल टूटी हुई या मुड़ी हुई प्रतीत होती है। कह रहा है कि अपवर्तन के कारण ही जब देखिए गिलास अथवा बीकर में पानी भरा हो और उसमें हम पेंसिल डुबा देते हैं तो वह बीच में से जहां तक पानी होता है वहां से टूटा हुआ या मुड़ा हुआ दिखता है। जैसे देखिए ये आपका है, देख रहे हैं, देखिए जहां तक पानी भरा है पानी के सतह से देखिए पेंसिल हल्का सा टूटा हुआ दिखाई देता है। ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कांच का पूरा क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट ले लेंगे ग्लास और उसमें पानी भर के, ठीक है, उसमें कोई पेंसिल पेन डुबाएंगे तो जहां तक पानी रहेगा वहां से ये क्या होगा, टूटा हुआ दिखाई देता है। यह किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है भैया। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। दूसरा देखिए क्या है, रात्रि में अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनसे आने वाली प्रकाश किरणों का लगातार अपवर्तन होता है, जिससे किरण इधर उधर मुड़ कर आते हैं और हमें कभी दिखते हैं कभी नहीं, तो लगता है कि टिमटिमा रहे हैं। जैसे देखिए ये आपका है, देखिए आप ऐसे बैठकर रात में अगर देखेंगे तो तारे आपको ऐसे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, लगातार नहीं दिखाई देते हैं, ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए जल की सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है। ये आप लोग देखे होंगे, तालाब उलाब हो, पानी उसमें भरा हो, शांत हो, तो अपवर्तन के कारण ही उसकी जो वास्तविक गहराई होती है हमें कम दिखाई देती है। जितना गहरा रियल में पानी होता है उतना हमको दिखाई नहीं देता, उससे कम ही दिखाई देता है, कम दिखाई देता है। ठीक है, तो ये देखिए हो गया। नेक्स्ट देखिए हम क्या देखेंगे भाई, देखिए कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, ठीक है, कांच के आयताकार स्लैब से देखिए, जैसे देखिए ये है कांच का, देखिए एक स्लैब है, देखिए यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है। अब इस स्लैब में देखिए जब प्रकाश आ रहा है तो हल्का सा मुड़ेगा, फिर जब बाहर निकलेगा तो इधर, मतलब आने वाली किरण और जाने वाली किरण एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं। ऐसे ही देखिए यहां पर देखेंगे हम, देखिए यहां से देखिए प्रकाश किरण को देखिए हम जब क्या कर रहे हैं, इसकी दिशा बदल रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, देखिए आने वाली किरण जाने वाली किरण क्या होगा, एक ही रेखा पर दिखाई देगा। बीच में प्रकाश किरण क्या होगा, बदलेगा, लेकिन एक्चुअल में जो किरण आ रही है और जो जा रही है दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। इसको हम देखिए ऐसे समझ सकते हैं, देखिए कैसे समझ सकते हैं, देखिए हम लोग देखिए इस प्रकार समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि देखिए ये हमारा एक कांच का स्लैब है, ठीक है, ये देखिए एक कांच का क्या है, देखिए हमारा एक स्लैब है। अब देखिए अगर कोई प्रकाश किरण देखिए आएगा, देखिए इस प्रकार आएगा ना, प्रकाश किरण देखिए आएगा, यहाँ से देखिए आएगा ऐसे, और ये देखिए क्या होगा, देखिए अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगा, ठीक है, और फिर जब बाहर निकलेगा तो फिर देखिए अभिलंब से दूर हट जाएगा। इस प्रकार ना देखिए, पहले देखिए प्रकाश किरण जब कांच वायु से कांच में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, फिर जब कांच से वायु में जाएगा तो फिर अभिलंब से दूर। ये दोनों किरणें जो देखिए आने वाली किरण रहेगी और जो जाने वाली किरण रहेगी, दोनों किरणें देखिए क्या रहेंगी, देखिए एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। अगर हम दोनों किरण की बात करें तो देखिए दोनों किरण क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, इनके बीच कोई कोण नहीं बनता है, ठीक है, इनके बीच कोई कोण नहीं बनता है। अगर लेकिन देखिए हम यही बात करें कि अगर ये ऐसे हो, देखिए जो कांच का स्लैब हो ऐसे हो, तिरछा हो, ठीक है, अब देखिए पहला अगर प्रकाश किरण देखेंगे आएगा इस पे, तो देखिए प्रकाश किरण तो देखिए आएगा इस दिशा में, पहले देखिए ये अभिलंब की जाना चाहिए इधर, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक करके चला जाएगा। फिर जब जाएगा तो देखिए अब जाना चाहिए देखिए फिर से इधर, तो ये अभिलंब की ओर झुक कर दूर हट के इधर चला जाएगा। अब आने वाली और जाने वाली किरण के बीच जो बनेगा इसे बोलते हैं विचलन कोण, ठीक है।
तो देखिए जब हम देखेंगे जब दोनों कांच के स्लैब क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर तल होंगे, तब आने वाली किरण और जाने वाली किरण समांतर होगी, इसके बीच कोई कोण नहीं बनेगा। लेकिन यदि दो स्लैब के दोनों तल क्या होंगे, असमांतर होंगे, तिर्यक होंगे, तब आने वाली किरण जाने वाली किरण एक दूसरे से क्या होगा, किसी कोण पर झुके होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, विचलन कोण। ये देख लेना है। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट ये है, अपवर्तनांक क्या होता है भाई। अपवर्तनांक क्या होता है, देखिए अपवर्तनांक, देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम अपवर्तनांक की बात करें तो अपवर्तनांक होता क्या है भैया। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, देखिए हम वही अभी पढ़े थे ना, देखिए आपतन कोण, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, ठीक है, का अनुपात नियतांक होता है, नियतांक होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। इसे माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। साइन आई के बटे क्या आ जाता है, देखिए साइन आर आ जाता है, ये यन होता है अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक ये लिख सकते हैं। या तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, या देखिए 1n2 बराबर n2 अपान n1, ठीक है। यहां देखिए n2 क्या है, माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, और देखिए n1 क्या है, माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या है, देखिए हमारा अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल से संबंध, ठीक है, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। देखिए यदि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 तथा माध्यम 2 में v2 हो तो ठीक है। देखिए माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 है और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 हो, तब देखिए अपवर्तनांक देखिए 1n2 बराबर क्या हो जाएगा, v1 के बटे v2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों माध्यमों में जो प्रकाश की चाल का अनुपात है, दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है वह क्या होता है, उसके अपवर्तनांक के बराबर होता है। अपवर्तनांक के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। आगे देखिए प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता क्या होता है, देखिए जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, फिर दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में वापस आता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और फिर दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में वापस आता है, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, ठीक है। तो हम देखिए हम क्या लिखेंगे, देखिए
प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम तथा पुनः दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में वापस आना प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाता है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? उत्क्रमणीयता कहलाता है। अब देखिए हम लिखेंगे प्रकाश का माध्यम एक से माध्यम दो में जाने पर, देखिए माध्यम एक से दो में जाने पर देखिए अपवर्तनांक क्या आएगा। देखिए हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं देखिए भाई, हम लोग देखिए पढ़े हैं 1n2 बराबर n2 अपान n1 पढ़े हैं। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब माध्यम 2 से 1 में जाएगा तो क्या होगा देखिए। अब हम देखिए लिखेंगे माध्यम 2 से 1 में, ठीक है, माध्यम 2 से 1 में जाने पर माध्यम 2 से माध्यम 1 में जाने पर क्या आएगा भैया? 2 से 1 में जाएगा तो देखिए हम इसको क्या कर लेंगे, देखिए सिंपल सा देखिए लिख देंगे हम ऐसे ना, क्या लिख देंगे देखिए, तो n1 बराबर n1 अपान n2 समीकरण नंबर 2। अब हम देखिए लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए समीकरण 1 में क्या है 1n2 है बराबर n2 बटा n1, तो हम देखिए क्या कर देंगे 1n2 इंटू ये कर देंगे 2n1, इधर कितना आ जाएगा n2 बटे n1 गुड़े n1 बटे n2, देखिए ये आ जाएगा 1n2 बराबर 1 बटा 2n1, और ये क्या है एक फार्मूला है। मतलब जैसे हमसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पूछेगा और फिर दूसरे दिया है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का दिया है और दूसरे के सापेक्ष पहले का पूछ रहा है, तो उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे उसी का उल्टा कर रख देंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखिए, जैसे में देखिए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या है देखिए 4/3 है ना, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या रहेगा भैया? अपवर्तनांक देखिए इसी का उल्टा कर देंगे ना, 1/4/3 कर देंगे, 1 के बटे में लिख देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का दिया है और दूसरे के सापेक्ष पहले का पूछ रहा है, तो हम उसी का क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, विपरीत कर देंगे, अपोजिट बस हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है भैया? क्रांतिक कोण देखिए क्या होता है, देखिए जब देखिए प्रकाश किरण को हम क्या करेंगे, देखिए भाई प्रकाश किरण को देखिए हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्तन कोण बढ़ते बढ़ते 90 अंश हो जाएगा एक समय। जब देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाएगा
तो आपतन कोण बढ़ाने पर इसमें अभिलंब से दूर हटते हटते एकदम 90 अंश हो जाएगा। जब 90 अंश पर हो जाएगा अपवर्तन कोण, तब आपतन कोण को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। देखिए हम लिखेंगे, देखिए सघन माध्यम में, सघन माध्यम में वह आपतन कोण, वह आपतन कोण जिसके लिए, जिसके लिए विरल माध्यम में, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण कितना होता है भैया? 90 अंश होता है, होता है। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण सी कहलाता है, सी कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? तब उसे हम क्रांतिक कोण नाम दे देते हैं, जिसे हम सी से व्यक्त करते हैं। क्रांतिक कोण सी कहलाता है, ठीक है। अब देखिए क्रांतिक कोण सी कहलाता है, तो ये देखिए हमारा ऐसे बन जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा, देखिए हमारा ये क्या आ जाएगा? देखिए सघन माध्यम, और ये क्या आ जाएगा? विरल माध्यम, ठीक है। अब देखिए ये क्या आ जाएगा? देखिए हमारा ये बीच में देखिए हो जाएगा हमारा अभिलंब। क्या आ जाएगा? अभिलंब। अब देखिए प्रकाश किरण यहाँ से आएगा, ठीक है। प्रकाश किरण देखिए यहाँ से आ रहा है। जब देखिए अपवर्तित किरण यहाँ से जाने लगेगा, मतलब इनके बीच का जब कोण 90 अंश हो जाएगा, तब इस आई को हम क्या बोल देंगे? सी। तो यही है ना, देखिए जब अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, तब आपतन कोण को क्रांतिक कोण कह देते हैं। क्या कह देते हैं? क्रांतिक कोण कह देते हैं। आगे देखिए क्या है भाई? अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध है? देखिए भाई, देखिए n बराबर 1/sin होता है, 1/sin, यही संबंध होता है भाई। n बराबर 1/sin, यही संबंध होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? देखिए, देखिए ये देखिए होता है जब सघन माध्यम में अपवर्तन कोण, सही, जब सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, ठीक है। देखिए लिखेंगे जब सघन माध्यम में, सघन माध्यम में आपतन कोण, आपतन कोण क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से अधिक होता है, क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो प्रकाश किरण पहले ही, तो ऐसे लिखो भाई, तो विरल माध्यम में, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण 90 से अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? 90 से अधिक हो जाता है, 90 से अधिक हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। अर्थात प्रकाश किरण पहले माध्यम में, पहले माध्यम में वापस जाने लगता है, जाने लगता है,
इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं भाई, इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे हम देखिए, हम यहाँ दिखा देंगे, यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि ये माध्यम क्या है? सघन है ऊपर, ठीक है, और ये क्या है? विरल। और बीच में ये देखिए क्या आ जाएगा भैया? अभिलंब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अभिलंब, ठीक है। अब देखिए, जब प्रकाश किरण आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो अगर ये क्रांतिक कोण रहता तो यहां से जाता। अब ये क्रांतिक कोण से अधिक हो गया तो प्रकाश किरण 90 से क्या हो जाएगा? अधिक। और 90 से अधिक होने का मतलब क्या है? कि प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौटकर जाने लगा। प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौटकर वापस जाने लगा, तो ये क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के देखिए कुछ उदाहरण है। हीरे का चमकना, कांच की दरार का चमकना, और रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। जैसे देखिए हीरा है, हीरा चमकता क्यों है? प्रकाश किरण देखिए इसमें जितने भी होते हैं प्रकाश किरण आते हैं, सबका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, सब पूर्ण से परावर्तित हो जाते हैं, जिसके कारण ये चमकता हुआ दिखाई देता है। अगला देखिए हम देख सकते हैं रेगिस्तान है। रेगिस्तान में जो मरीचिका होता है, देखिए जो सूर्य की किरण होती है इस समय यहाँ से पूर्ण रूप से परावर्तित होती है, जिसके कारण हमें इसकी परछाई चमकती हुई नीचे परछाई पानी की तरह दिखाई देती है। ये सब क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। इसके बाद देखिए हम देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या क्या शर्तें हो सकती है? पहला देखिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, क्योंकि क्रांतिक कोण पर तो अपवर्तन कोण 90 होगा, 90 से अधिक होने के लिए इसको क्रांतिक से अधिक होना चाहिए। और प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। सघन से विरल में जाएगी तभी तो अभिलंब से दूर हटेगी। अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में जाने लगेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, फिर 90 अंश का कोण बनेगा ही नहीं। ये देखिए क्या है हमारा? ये देखिए है भैया पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त। आगे देखिए क्या है? आगे देखिए है लेंस। लेंस क्या होता है? देखिए ऐसा पारदर्शी माध्यम जैसे कांच का बना होता है, अधिकांश कांच का ही, ठीक है, जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। लेंस निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में देखिए क्या आ जाएगा? जैसे यह देखिए किनारों पर पतला होता है, बीच में मोटा। ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला हो, बीच में मोटा हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस देखिए किसे कहेंगे? ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा होता है, बीच में पतला। उत्तल लेंस देखिए बीच में मोटा है और अवतल लेंस बीच में पतला है। ये हो गया हमारा देखिए उत्तल और अवतल लेंस हो गया, दो प्रकार के लेंस हो गए, ठीक है। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। क्या क्या परिभाषाएं हैं? देखिए पहले हम चित्र सबका देख लेते हैं। आपतित किरण, निर्गत किरण, प्रथम पृष्ठ, द्वितीयक पृष्ठ, लेंस का द्वारक। लेंस का द्वारक है देखिए क्रांतिक, ये देखिए प्रकाशी केंद्र है, मुख्य अक्ष है। इसके बाद देखिए हो गया मुख्य अक्ष, फोकस, ये सब केंद्र, यही सब देखेंगे। देखिए क्या है क्या है? देखिए पहले देखिए प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? देखिए लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए, मतलब अपवर्तन के पश्चात ये विचलित नहीं होंगी, सीधे क्या होंगी? सीधे निकल जाएंगी, तो ये क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? देखिए इसको हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, इसे सी से व्यक्त करते हैं। दूसरा देखिए क्या रहेगा? देखिए दूसरा देखिए वक्रता केंद्र ना। वक्रता केंद्र देखिए क्या क्या रहेगा भैया? देखिए वक्रता केंद्र क्या रहेगा? देखिए हमारा देखिए उत्तल व अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे हम सी से व्यक्त करते हैं। आगे देखिए क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है भैया? देखिए ठीक है, वक्रता त्रिज्या देखिए क्या है? देखिए लेंस जिस गोले का भाग होता है उसके, देखिए उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उस गोले की त्रिज्या को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके साथ साथ देखिए क्या है? मुख्य अक्ष।
लेंस के दोनों गोली पृष्ठ के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है। द्वारक लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। द्वारक के बाद देखिए क्या आ जाएगा भैया, मुख्य फोकस अथवा फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस अथवा फोकस। ये छूटा था, देखिए देखिए मुख्य फोकस अथवा फोकस। देखिए लेंस के दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस F1 तथा द्वितीय फोकस F2। दोनों को देखिए हम देख लेते हैं। प्रथम फोकस देखिए क्या है, प्रथम फोकस देखिए है हमारा देखिए सिंपल सा, देखिए उत्तल लेंस का प्रथम व द्वितीय फोकस। देखिए उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है, प्रथम फोकस कहलाता है। इसी प्रकार उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस। देखिए चित्र से देखिए हम समझेंगे, जहां से देखिए चलने वाली किरणें समांतर हो जाती है इसको प्रथम फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, इसको देखिए हम प्रथम फोकस कहेंगे। लेकिन द्वितीय फोकस क्या कहेंगे, देखिए समांतर चलने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उत्तल लेंस में उसे क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। ठीक है, प्रथम फोकस क्या है, द्वितीय फोकस क्या है। इसी प्रकार देखिए हमारा क्या है, अवतल लेंस का है। देखिए अवतल लेंस का प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस। देखिए अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश किरणें लेंस में अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं उसे प्रथम फोकस कहते हैं। और समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है, देखिए जिस बिंदु की ओर किरण आ रही है समांतर हो जा रही, किरण आ रही है समांतर हो जा रही, ये क्या होगा, प्रथम फोकस F1। और जहां से चलने वाली किरणें क्या हो जाएगी, देखिए किरण देखिए समांतर चलेंगी, चली जाएंगी उधर, देखने पर लगेगा कि इसी बिंदु से आ रही है, तो ये क्या है, द्वितीय फोकस है F2। इसके बाद देखिए फोकस दूरी, लेंस के प्रकाशी केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। प्रकाशी केंद्र, देखिए प्रकाशी केंद्र C से या O से लेंस के देखिए दोनों फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या रहेगा, फोकस तल, लेंस के फोकस से होकर जाने वाले मुख्य अक्ष के लंबवत तल को क्या कहते हैं, फोकस तल। देखिए फोकस से देखिए ये तल जा रहा है और लंबवत है, कितने अंश का कोण बना रहा है, देखिए जो कोण बना रहा है, देखिए ये कोण देखिए बना रहा है 90 अंश का कोण। यहाँ भी देखिए कितने अंश का बनाएगा, 90 अंश का। इसके फोकस से जाने वाले तल और 90 अंश का कोण बना लंबवत तल को क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। अब हम देखिए क्या देखेंगे, लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। लेंस से होकर प्रकाश कैसे अपवर्तित होता है भैया, लेंस से होकर प्रकाश कैसे अपवर्तित होता है। ठीक है, देखिए लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, देखिए इसमें प्रथम नियम, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस में मुख्य द्वितीय फोकस से जाती है। अच्छा, द्वितीय फोकस से जाती है ना। देखिए कह रहा है कि देखिए उत्तल लेंस में देखिए समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से जाती है तथा अवतल लेंस में द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलेगी तो उत्तल लेंस में F2 से होकर जाएंगी और इसमें देखिए समांतर चलने वाली किरण इधर चली जाएगी, देखने पर लगेगा कि F2 से होकर आ रही है, तो उत्तल लेंस में F2 से जाती है, उससे जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा देखिए क्या है, देखिए लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली जो किरण होती है उत्तल लेंस में देखिए समान या प्रथम फोकस की ओर आती हुई किरणें अवतल लेंस में, देखिए उत्तल लेंस में देखिए कह रहा है कि प्रथम फोकस की ओर जो किरण आती है या अवतल लेंस में जो आती हुई प्रतीत होती है वह क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। देखिए जो किरण क्या होगी, देखिए प्रथम फोकस से आएगी या तो इसमें प्रथम फोकस की ओर आएगी, वह क्या हो जाएगी, समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है। इसके बाद देखिए क्या है,
थर्ड नियम देखिए, लेंस के प्रकाशी केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए निकल जाती है। देखिए अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, जो किरण देखिए प्रकाशी केंद्र से जा रही है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, उसी पर सीधे आगे निकल जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये भी महत्वपूर्ण है भाई। लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है? देखिए अगर हम बात करेंगे देखिए पहले उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस में 6 स्थिति है। कितनी स्थिति है? देखिए 6 स्थिति। पहला देखिए प्रथम स्थिति, जब वस्तु अनंत पर हो। देखिए जब वस्तु बहुत अनंत पर हो, बहुत दूरी पर हो, तो दो समांतर किरणें आएंगी और पहला केंद्र से जाएगा वो सीधे चला जाएगा, दूसरा F1 से जाएगा समांतर हो जाएगा, दोनों किरणें F2 पर काटेंगी तो इसका प्रतिबिंब F2 पे बनता है। उल्टा, वास्तविक और बहुत छोटा बनता है। क्या बनता है? देखिए हम लिखेंगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए प्रतिबिंब देखिए बनेगा कैसा, देखिए हम देखेंगे उल्टा, वास्तविक, बहुत छोटा। बहुत छोटा। ठीक है, दूसरा देखिए हम देखेंगे स्थिति सेकेंड, जब वस्तु अनंत तथा F1 के बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत और F1 के बीच रहेगा तब देखिए अनंत और F1 के बीच रहेगा, पहला प्रकाश किरण समांतर आ जाएगा, ये F2 से चला जाएगा, दूसरा प्रकाशी केंद्र से जाएगा, दोनों देखिए F2 और 2F2 के बीच काटेंगे। देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए उल्टा, वास्तविक। ठीक है, उल्टा वास्तविक कैसा बनेगा? देखिए F2 व 2F2 के बीच छोटा बनता है। क्या बनता है भैया? छोटा बनता है ना, इस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा देखिए क्या है? देखिए स्थिति थर्ड, जब वस्तु 2F1 पर हो, मतलब फोकस दूरी के दोगुने पर हो। देखिए इस प्रकार 2F1 पर हो तो देखिए पहला प्रकाश किरण जाएगा सीधे, ये फोकस से चला जाएगा, दूसरा प्रकाशी केंद्र से जाएगा, ये 2F2 पर ही काटेगा एक दूसरे को, 2F2 पर। तो प्रतिबिंब देखिए F2 पर, ठीक है, उल्टा, वास्तविक, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बनेगा, ये होगा। स्थिति देखिए फोर्थ देखेंगे, जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच हो। 2F1 और F1 के बीच रहेगा तब देखिए 2F1 और F1 के बीच रहेगा, प्रकाश किरण देखिए पहले समांतर जाएगा, सीधे चला जाएगा फोकस से, दूसरा देखिए प्रकाशी केंद्र से जाएगा वो बिना कहीं मुड़े चला जाएगा। देखिए 2F2 और अनंत के बीच बनेगा, कहाँ बनेगा? देखिए 2F2 व अनंत के बीच उल्टा, वास्तविक व बड़ा, बड़ा बनेगा। ठीक है, अगला स्थिति देखिए क्या रहेगा, जब वस्तु प्रथम फोकस F1 पर हो। जब देखिए वस्तु प्रथम फोकस F1 पर रहेगा तो देखिए पहला प्रकाश किरण समांतर चलेगा, ये F2 से चला जाएगा, दूसरा प्रकाशी केंद्र से, ये दोनों किरणें समांतर जा रही हैं, समांतर किरणें एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं, तो हम मान लेंगे कि ये अनंत पे जाके बहुत दूरी पे काटती हैं। देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, अनंत पर उल्टा, वास्तविक तथा बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनता है। अब देखिए लास्ट पॉइंट है, देखिए जब वस्तु कहाँ हो? प्रथम फोकस F1 तथा प्रकाशी केंद्र C के बीच हो। देखिए इसका देखिए चित्र ये रहेगा भाई, देखिए F1 और केंद्र के बीच हो, पहला प्रकाश किरण समांतर जाएगा, फोकस से चला जाएगा, दूसरा प्रकाशी केंद्र से जाएगा, ये दोनों किरणें देखिए फैल रही हैं तो अनंत पर जाके भी नहीं काटेंगी, इनको हमें मानना होगा कि पीछे कहीं जाके काटेंगी। तो देखिए हम लिखेंगे, देखिए प्रतिबिंब वस्तु की ओर, वस्तु की ओर
सीधा, और सीधा प्रतिबिंब देखिए हमेशा कैसा होता है, आभासी। सीधा, आभासी तथा बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है, ऐसे ही देखिए हम देखेंगे अवतल लेंस में देखिए केवल दो पॉइंट है। पहला है जब वस्तु अनंत पर हो, तो अनंत पर देखिए वस्तु रहेगा तो इसका प्रतिबिंब F2 पे बनेगा बहुत छोटा, क्योंकि देखिए अनंत के लिए दो समांतर किरण आएगी, दोनों चली जाएगी इधर, देखने पे लगेगा फोकस से आ रही हैं। देखिए हम लिखेंगे F2 पर सीधा, आभासी, बहुत छोटा, बहुत छोटा बनेगा। और दूसरा देखिए पॉइंट आ जाएगा स्थिति सेकेंड, जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशी केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत और प्रकाशी केंद्र के बीच हो, तब देखिए यहाँ देखिए अनंत और प्रकाशी केंद्र के बीच कहीं भी रखेंगे, इसका प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, F2 और C के बीच बनेगा। देखिए F2 व C के बीच सीधा, आभासी, छोटा, हमेशा देखिए यही दो पॉइंट रहेगा। तो ये प्रतिबिंब का बनना आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे बना के डायग्राम, और इसको देख लेंगे कहाँ पर कैसे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये आपको याद करना है कैसे पर कहाँ बनता है। इसके बाद देखिए हम देखेंगे लेंसों के लिए यू भी एफ में संबंध। यू क्या है, वस्तु की दूरी, भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और एफ क्या है, फोकस दूरी। ठीक है, तो यू भी एफ में हमको क्या देखना है भैया, संबंध देखना है। तो यू भी एफ में संबंध देखिए क्या है, माना लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी u है, और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी v है, और लेंस की फोकस दूरी f है। तब देखिए लेंस का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये फोकस दूरी का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, और देखिए दूसरा क्या है, देखिए रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन देखिए क्या होता है, देखिए लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से व्यक्त करते हैं। यदि वस्तु की लंबाई यच, प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो, यच डैश हो, और वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो, तो देखिए रेखीय आवर्धन क्या रहता है, देखिए प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की। ठीक है, ये आ जाएगा रेखीय आवर्धन। अब देखिए रेखीय आवर्धन क्या होता है, देखिए यदि देखिए प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर होता है, तब ये एक के बराबर होता है। और यदि देखिए वस्तु का आकार छोटा रहेगा तो ये एक से बड़ा होगा, वस्तु का आकार बड़ा रहेगा तो ये एक से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये 3 पॉइंट है। लेंस की क्षमता क्या होती है, देखिए लेंस द्वारा प्रकाश किरण के अभिसरित मतलब एकत्रित होने या फैलाने की, ठीक है, क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता देखिए फोकस के प्रतिलोम मतलब व्युत्क्रम के बराबर होती है। लेंस की क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। जबकि फोकस दूरी किस में हो, मीटर में हो। जब फोकस दूरी मीटर में दिया गया रहेगा तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, क्षमता कहलाएगा। और लेंस की क्षमता देखिए P बराबर 1/f मीटर में, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/f हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, डी से लिखते हैं डायोप्टर, इसका मात्रक होता है, क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, अब देखिए लेंस के संयोजन की क्षमता। ठीक है, लेंस के संयोजन की क्षमता देखिए, यदि देखिए हम लिखेंगे यदि जन लेंस की फोकस की कितनी हो, देखिए भाई F1, F2, F3, ठीक है, डॉट 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 Fn, तथा क्षमता P1, P2, P3 डॉट 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 Pn हो तो
संयुक्त देखिए, संयुक्त फोकस क्या आ जाएगा भैया? संयुक्त अगर फोकस पूछेगा तो देखिए 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस जितना रहेगा 1/fn, ये कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? देखिए ये संयोजन की क्षमता आ जाएगी। क्या हो जाएगी? संयोजन की क्षमता। अगर देखिए हम संयुक्त फोकस आ जाएगा, संयुक्त क्षमता पूछेंगे तो संयुक्त क्षमता में देखिए क्या आ जाएगा? P बराबर P1 प्लस P2 प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा? Pn। ये संयुक्त क्षमता हो जाएगा, संयुक्त क्षमता और संयुक्त फोकस दूरी। ठीक है, इसके बाद देखिए एक हमारा है लेंस का उपयोग। लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? देखिए लेंस के उपयोग देखिए निम्नलिखित है। उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी साज, घड़ी के छोटे पुर्जे देखने में करते हैं। जो घड़ी बनाने वाले होते हैं, घड़ी साज मतलब तो छोटे छोटे भाग को देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। डॉक्टर आंख व कान के अंदर देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करता है। उत्तल लेंस का उपयोग विभिन्न प्रकाशिक यंत्रों जैसे दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, फोटोग्राफिक कैमरे इत्यादि में होता है। मानव नेत्र में के उत्पत्ति, दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में उचित फोकस दूरी के उत्तल या अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब देखिए आपके लेंस के उपयोग हैं, क्या क्या हैं। ये आपका देखिए इस चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक थे, महत्वपूर्ण थे जो कि हम लोग पढ़ लिए प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, अगला चैप्टर लेकर। ठीक है, और तब तक के लिए सभी को बाय बाय। और रेगुलर क्लास करके भाई देखिए हर सब्जेक्ट का रेगुलर क्लास चलता है। एक दिन साइंस, एक दिन मैथ, एक दिन ऐसे करके आपका रेगुलर एक एक दिन क्लास चलता है। हिंदी भी चलता है, संस्कृत भी चलता है, सब चलता है। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर क्लास करके अच्छे से तैयारी करके अच्छा नंबर लेकर आइए भाई। ठीक है, और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके देखिए 2026 की तैयारी के लिए ये चल रहा है, और 2026 की पूरी तैयारी हम लोग क्या करेंगे लास्ट तक करेंगे। ठीक है, जब तक कि आपका 2026 का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपके साथ तैयारी करवाते रहेंगे। अभी इसका क्लास भी चलेगा, क्वेश्चन भी बताया जाएगा सब अच्छे से। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।